बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम प्रयोगवाद के प्रमुख सिद्धांत और प्रयोगवाद का उद्भव और विकास, इस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। प्रयोगवाद के प्रमुख सिद्धांत या प्रेरणा स्रोत के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है। आज हम इस चर्चा का समापन करेंगे। इसके दो बिंदु हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं इस वीडियो को कृपया करके गौर से देखें और सुनें। तो दो बिंदु है, इन बिंदुओं पर प्रतीकवाद इसके बारे में चर्चा कर ली, बिंबवाद इसके बारे में चर्चा कर ली, दादावाद इसके बारे में चर्चा कर ली, अति यथार्थवाद इसके बारे में चर्चा कर ली। अब हम अस्तित्ववाद और फ्रायडवाद, ये दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अस्तित्ववाद क्या है, इसकी जो थ्योरी है, इसके प्रमुख सिद्धांत है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा को अंजाम देंगे। अस्तित्ववादी दर्शन, इसके प्रवर्तक कौन कौन है, ये कहाँ पर ये विचारधारा कहाँ पनपी थी और क्या इसके मूल सिद्धांत हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। यूरोप की सर्वाधिक व्यक्तिवादी, यूरोप की सर्वाधिक और व्यक्तिवादी, आत्मोन्मुखी, अराजकतावादी, सामाजिक दार्शनिक विचारधारा है, जिसका विकास सोरेन किरकेगार्ड 1813 से 1855 ईस्वी तक, एफ नीत्शे 1844 से लेकर के 1900 तक, मार्टिन हेडगर 1899 ईस्वी तथा जेपी सार्त्र, जॉन पॉल सार्त्र 1905 ईस्वी जैसे स्वच्छंद चिंतकों द्वारा हुआ, इसके ये प्रवर्तक माने जाते हैं। और अस्तित्ववाद के जो मूल सिद्धांत है, उन पर विचार जॉन पॉल जेपी सार्त्रे ने किया है। यद्यपि इसकी भी अनेक शाखा प्रशाखाएं हैं, किंतु सामान्यतः सभी अस्तित्ववादी तीन सामान्य मूल्यों पर या सत्यों पर या तीन सामान्य मूल्यों को स्वीकार करते हैं। नंबर एक, दुख और पीड़ा अस्तित्व की अनुभूति का अनिवार्य आधार है। दुख और पीड़ा से ही हमारा जो अस्तित्व है उसके बारे में हम जानते हैं। जीवन में दुख और पीड़ा नहीं होगी तो हम हमारे अस्तित्व के बारे में कुछ भी विचार नहीं करेंगे। अर्थात दुख और पीड़ित हुए बिना हम अपने अस्तित्व का अनुभव नहीं कर सकते। तो इन्होंने दुख को और पीड़ा को अपने मूल आधार में रखा है। नंबर दो, दुख और पीड़ा से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम उसे स्वीकार कर लें। दुख और पीड़ा से मुक्ति कब मिलेगी कि हम उसे सहज रूप से स्वीकार कर लें। नंबर तीन, मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें उसकी सारी शक्तियां लग जाएं तथा वह अपनी संवेदनाओं को गंभीरतम रूप में संवेदित कर सके। इसके लिए उसे खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, चाहे कितनी भी गंभीर परिस्थितियां आ जाए, उसका उसे क्या है, सामना करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। अस्तित्ववाद के व्याख्याता
सात्र ने अस्तित्व की अनुभूति को ही जीवन का चरम सत्य मानते हुए बताया है कि मनुष्य अपनी रुचि के चुनाव में अपने निर्णयों में पूर्ण स्वतंत्र है। अपने किसी भी कार्य के लिए वह अन्य सत्ता या सामाजिक संस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं। अस्तित्ववाद अतीत और भविष्य के स्थान पर केवल अतीत यानी बीता हुआ समय और भविष्य मानी आने वाला समय के स्थान पर केवल वर्तमान में विश्वास करता है। यानी अस्तित्ववाद वर्तमान को तवज्जो महत्व देता है, विश्वास करता है। वह वर्तमान क्षण की अनुभूति को भविष्य की कल्पनाओं से अधिक महत्व देता है। वह परंपरागत चिंतन, सामाजिक मूल्यों, नैतिक विचारों को नहीं, वैज्ञानिक तर्क प्रणाली को भी अस्वीकार्य मानता है। अस्तु अस्तित्ववादी साहित्यकारों के अनुसार पात्रों की महानता, उदात्तता आदि कोई महत्व नहीं रखती। स्वयं सात्र ने अपने कथा साहित्य और नाटकों में मानव के अत्यधिक क्रूर, बीभत्स, भयानक, हीन एवं तुच्छ रूप का चित्रण किया है। उनके नायक प्राय बर्बर, कायर, नपुंसक एवं अधम श्रेणी के पात्र हैं। वस्तुतः वे साहित्य में महान मानव के स्थान पर लघु मानव की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। कुरूप एवं अशोभनीय पक्षों का भी स्वागत किया जा सकता है यदि उनके पीछे प्रेरणाएं और प्रयोजन शुभ हो, किंतु अस्तित्ववाद मनुष्य में केवल निराशा एवं आकांक्षा, शून्यता की भावना उत्पन्न करना चाहता है, जो मानव हित की दृष्टि से घातक है। इसलिए यह बात बावजूद अपने प्रचार के लिए लोकप्रिय नहीं हुआ, ये ज़्यादा इसका प्रचलन नहीं हुआ, क्योंकि इसने बहुत ही कुत्सित यथार्थ को स्वीकार किया है। अगला और अंतिम बिंदु है, प्रमुख सिद्धांत है, वो है फ्रायडवादी मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस। प्रसिद्ध मनोविश्लेषक सिगमंड फ्रायड 1856 से 1939 ईस्वी के अनुसार कला सर्जन के मूल में कलाकार की दमित वासनाएं, प्रसिद्ध मनोविश्लेषक सिगमंड फ्रायड 1856 से 1939 के अनुसार कला सर्जन के मूल में कलाकार की दमित वासनाओं एवं कुंठित काम प्रवृत्ति का योग रहता है। कलाकार अपनी वासनाओं को समाज के भय से अथवा अन्य कारणों से सामान्य जीवन में व्यक्त नहीं कर पाता। यानी कुंठाएं, वासनाएं जो दब जाती है वो साहित्य में क्या है, प्रकट हो जाती है। वही वासना या तो यौन विकृतियों तथा मानसिक रोगों के रूप में व्यक्त होती है या स्वप्न और कला के माध्यम से। पर कला में दमित वासनाएं अपने प्रकृत रूप में व्यक्त न होकर उदात्त, सब्लिमेटेड, उदात्त रूप में ही व्यक्त होती है। अर्थात कला के माध्यम से कलाकार अपनी दमित वासनाओं एवं कुंठाओं का उदात्तीकरण करके एक प्रकार से उनकी विकृतियों से मुक्ति पाता है। ऐसी स्थिति में कला में यौन अंगों, वासनाओं एवं कुंठाओं का चित्रण होना स्वाभाविक माना गया है। ये फ्रायडवादी मनोविश्लेषणवाद है,
जिसके प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। अगला हमारा बिंदु है प्रयोगवाद का उद्भव और विकास। ये क्लियर हो गया। अब अगला है प्रयोगवाद का उद्भव एवं विकास किस प्रकार से हुआ है, किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा है। इसमें विशेषकर अज्ञे का विशेष योगदान रहा है। प्रयोगवाद का तार सप्तक के प्रकाशन सन 1943 ईस्वी माना जाता है। इसका उद्भव कहाँ से माना जाता है? तार सप्तक, जिसके संपादक अज्ञे हैं, और 1943 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। यहाँ से क्या है, प्रयोगवाद का उद्भव माना जाता है। और इसके प्रवर्तक आचार्य प्रवर्तक कवि भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे है। इसमें 7 कवियों की कविता संकलित हैं। ये कवि हैं नंबर 1 मुक्तिबोध, नंबर 2 नेमीचंद, नंबर 3 भारत भूषण अग्रवाल, नंबर 4 प्रभाकर माचवे, नंबर 5 गिरजा कुमार माथुर, और नंबर 6 रामविलास शर्मा, और 7वें नंबर पे है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी हैं। सन 1951 में पुनः अज्ञे जी के ही संपादकत्व में दूसरा सप्तक प्रकाश में आया। इसमें फिर 7 कवियों की कविताएं संकलित की गई। इन कवियों के नाम हैं दूसरा सप्तक, जो कि 1951 में निकला था। तो दूसरा सप्तक, इसके संपादक भी अज्ञे हैं और इसका प्रकाशन 1951 में हुआ था। इसके प्रमुख 7 कवियों के नाम हैं नंबर 1 भवानी प्रसाद मिश्र, नंबर 2 शकुंतला माथुर, नंबर 3 हरि नारायण व्यास, नंबर 4 शमशेर बहादुर सिंह, नंबर 5 नरेश कुमार मेहता, नंबर 6 रघुवीर साय, और नंबर 7 धर्मवीर भारती। इन कविता संग्रहों के अतिरिक्त प्रतीक नामक पत्रिका अज्ञे ने निकाली थी 1947 में। इसका प्रकाशन 1947 में हुआ था और इसके भी जो संपादक है वो अज्ञे है। नामक मासिक पत्रिका भी प्रकाश में आई, जिसमें प्रयोगवादी अथवा नए कवियों की कविताओं को प्रेश्रय दिया गया है। इस पत्रिका के भी संपादक अज्ञे जी हैं। पाटल, दृष्टिकोण, कल्पना, अजंता, राष्ट्रवाणी, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं में भी नई कविता को पर्याप्त स्थान मिला है। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में लिखा है। क्या लिखा है? कवियों के चुनाव में दूसरा मूल सिद्धांत यह था कि संग्रहित कवि सभी ऐसे होंगे जो कविता को प्रयोग का विषय मानते हैं, जो यह दावा नहीं करते हैं कि काव्य का सत्य उन्होंने पा लिया है, केवल अन्वेषी ही अपने को मानते हैं। नए प्रयोग की अनवरतता के कारण सन 1943 ईस्वी से स्थापित काव्य आंदोलन प्रयोगवाद के नाम से बहुचर्चित हुआ। सन 1947 ईस्वी में अज्ञे ने प्रतीक नामक मासिक का संपादन प्रकाशन किया। इस पत्रिका के माध्यम से प्रयोगधर्मी कवियों को ही स्थान मिलता था। इस पत्रिका के माध्यम से प्रयोगवाद का सिद्धांत पक्ष भी विकसित होने लगा। सन 1951 ईस्वी में अज्ञे ने 7 अन्य कवियों को लेकर दूसरा सप्तक नाम से संपादित किया। ये कवि भी प्रयोग के पथ पर चलने वाले थे। उन्होंने भी शैलीगत प्रयोगों की आवश्यकता पर जोर दिया था। दूसरा सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने प्रयोगवाद के संबंध में अब तक उत्पन्न शंकाओं और प्रतिक्रियाओं का उत्तर भी दिया था। इस प्रकार तार सप्तक, दूसरा सप्तक और प्रत्येक पत्रिका के अधिकांश प्रयोगवादी कवियों को उनकी नवीनता और प्रयोग धर्मता के साथ
हिंदी जगत के सामने प्रस्तुत कर दिया। इन तीन माध्यमों ने प्रयोगवाद के रूप में हिंदी कविता में नए विषय और नई शैली के बीज बो दिए। इसी समय प्रयोगवाद के समानांतर एक प्रवृत्ति चल रही थी जो अज्ञे द्वारा स्थापित प्रयोगवादी काव्य दृष्टि से सहमत नहीं थी। इस काव्य आंदोलन को नकेनवाद के नाम से जाना जाता है, किंतु सत्य यह है कि अज्ञे की अनेक मान्यताओं से सहमत न होते हुए भी नकेनवाद में प्रयोग का पुरजोर समर्थन किया गया। अतः हम नकेनवाद का भी प्रयोगवाद की ही एक शाखा मात्र मानते हैं, यानी कोई विशेष वाद नहीं है। ये भी नकेनवाद है, वो भी प्रयोगवाद का ही समर्थन करता है, उसकी एक शाखा मात्र है। इस प्रकार प्रयोगवाद का विकास जब तक चलता रहा तब तक वह नई कविता में परिवर्तित नहीं होता है, तब तक ये प्रयोगवाद या प्रयोगवादी काव्यधारा चलती रही। इसके उपरांत क्या है, इसका विकसित रूप नई कविता है। आज इतना ही और कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।